नमस्कार मित्रों, इस मुलाकात में प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के विषय में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, प्लेटो ने जब आदर्श राज्य की कल्पना की व आदर्श राज्य के लिए आदर्श शासक व दार्शनिक शासक की बात करी और उनका गुण का के विषय में चर्चा की, तो वह कहता है कि ये सब ठीक है कि राजा दार्शनिक हो, राजा के पास या शासक के पास निर्लिप्त ज्ञान हो, निष्पक्ष हो और राज्य के विषय में निरंतर चिंतन करें। इस प्रकार की बात प्लेटो ने की है और उन्हें यानी कि दार्शनिक राजा के संबंध में या दार्शनिक शासक के संबंध में कहता है कि जो गुण बताए गए हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे करी है, जो गुण बताए गए हैं जिसके आधार पर दार्शनिक शासक राज्य के कल्याण का कार्य करेगा, कहीं संपत्ति व परिवार के मोह में या परिवार के मोह के वश में आकर के राजहित के कार्य करना या करने से विचलित तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार की बातें प्लेटो के मन में आई। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद नामक सिद्धांत की कल्पना करता है। कहता है कि यह साम्यवाद का सिद्धांत दार्शनिक शासक व सैनिक के ऊपर लागू होगा। और साम्यवाद दो प्रकार के होंगे। एक संपत्ति विषयक साम्यवाद, जिसके अनुसार एक शासक व सैनिक वर्ग के लिए यानी कि शासक व सैनिक वर्ग के लिए व्यक्तिगत संपत्ति रखने की मनाही होगी या व्यक्तिगत संपत्ति उनके लिए निषेध कर दिया जाएगा, जिससे संपत्ति का मोह उनको ना हो। और यही नहीं, राज उनके लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति की व्यवस्था करेगा। और एक सार्वजनिक निवास गृह में या निवास स्थान में उन्हें रहने की व्यवस्था की जाएगी। न ही उनका अपना निजी आवास होगा, न ही निजी संपत्ति होगी, और जो भी आवश्यकता की पूर्ति है वो राज्य करेगा। इसलिए या इस आधार पर राज्य का शासक जो है राज्य कार्य में अपने आप को व्यस्त कर सकेगा, लीन कर सकेगा, जन कल्याण के कार्य में रत हो सकेगा। ऐसी बात प्लेटो ने की। और दूसरी बात
यानी दूसरा सिद्धांत, मैंने साम्यवाद का एक भाग हो गया संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद, जिसे विद्वानों ने पत्नियों का साम्यवाद के नाम से चर्चा करी है। इसमें प्लेटो ने कहा है कि संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए व्यक्तिगत परिवार का निर्माण करने की मनाही होगी या व्यक्तिगत परिवार को निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि परिवार वह व्यवस्था है जो शासक वर्ग को भ्रष्टाचार करने की प्रेरणा देता है या भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करता है। परिवार नामक संस्था का उन्मूलन कर देने के पश्चात शासक व सैनिक वर्ग अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग राज्य के हित में कर सकेंगे, ऐसा प्लेटो का कहना है। जब सैनिक व शासक वर्ग के लिए अपने विषय में सोचने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कहने का तात्पर्य ना ही संपत्ति की व्यवस्था है ना ही परिवार की व्यवस्था है, तो ऐसे शासक के लिए व्यक्तिगत आधार पर किसी विषय में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ऐसा कोई विषय है, और इस आधार पर अपनी समग्र क्षमता को राज्य के लिए उपयोग संरक्षक वर्ग कर सकेगा। इस तरह की बात प्लेटो ने कहा है। और साम्यवाद का क्या उद्देश्य है उस पर भी चर्चा अभी हम करेंगे मित्रों। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लेटो ने साम्यवाद नामक व्यवस्था का निर्माण किया, जैसे शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करने के लिए, जब शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए न ही निजी संपत्ति होगी न व्यक्तिगत परिवार, तो उस आधार पर जो निरपेक्ष बुद्धि के स्वामी हैं, माने संपत्ति व परिवार के अभाव में जो निरपेक्ष बुद्धि के स्वामी हैं, ऐसे शासक अपनी पूरी क्षमता को राज्य के कार्य में प्रयोग कर सकेंगे। इसीलिए प्लेटो ने इस सिद्धांत की रचना करी। और राज्य की एकता की रक्षा जिस समय एथेंस में प्लेटो का बौद्धिक विकास हो रहा था,
तो उस समय उसने महसूस किया कि शासक द्वारा अथाह धन एकत्रित किया जा रहा था, राज्य के संसाधन का दुरुपयोग करते हुए। मित्रों, राज्य का संसाधन का प्रयोग एक शासक द्वारा जनहित के लिए किया जाता है, किंतु उस समय व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी, शासक वर्ग इतने स्वार्थी हो गए थे कि संपत्ति का प्रयोग अपने हित में कर रहे थे, या संपत्ति का वर्धन परिवार के हित में कर रहे थे। इस स्थिति में जो गरीब जनता थी, उनके शासकों के प्रति द्वेष रखने लगे अपने मन में, और इस आधार पर विरोध भी हुआ, विद्रोह भी हुआ। इस परिस्थिति से बचने के लिए ऐसा न हो, प्लेटो कहता है कि यह सिद्धांत राज्य की रक्षा या राज्य की एकता बनाए रखने के लिए मदद करेगा। जब शासक वर्ग को संपत्ति व परिवार से मुक्त कर दिया गया, उनके लिए परिवार व संपत्ति का उन्मूलन कर दिया गया, तो शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार रहा नहीं। इस आधार पर राज्य की एकता स्थापित हो सकती है। प्लेटो इस तरह की बात करता है। ऐसी व्यवस्था लागू होने से एथेंस में उस समय वैसी स्थिति नहीं रहेगी जैसी स्थिति वह महसूस करता है अपने बौद्धिक विकास काल में, और कहता है कि इस प्रकार से राज्य की एकता की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो ने राज्य की सत्ता और आर्थिक सत्ता को अलग कर दिया। राज्य की सत्ता से आर्थिक सत्ता को भिन्न कर दिया, अलग कर दिया। इसलिए कि साम्यवाद लागू होने से शासकों के पास आर्थिक सत्ता खत्म हो जाएगी। जब आर्थिक सत्ता खत्म हो जाएगी तो जिस प्रकार से राज्य की संपत्ति का दोहन अपने परिवार के हित में, अपने हित में, अपने मित्रों के हित में शासक वर्ग किया करते थे, इस प्रकार का अधिकार न रहने से जो शासक वर्ग है वह संरक्षक वर्ग है, अपनी पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा कर सकेगा। संतति सुधार के विषय में प्लेटो ने बात कही है। प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए
यानी कि संरक्षक वर्ग व सैनिक वर्ग के स्त्री पुरुषों को यह अनुमति होगी कि विशेष अवसरों पर संतान उत्पत्ति की अनुमति प्लेटो प्रदान करता है। और वो यह भी कहता है कि ऐसे लोगों को यह कार्य की अनुमति होगी जो जोड़े स्वस्थ शरीर वाले होंगे। और आगे वह कहता है, अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं हुआ तो अगर अस्वस्थ बालक की उत्पत्ति हुई जिनके शरीर में किसी प्रकार का दोष हो गया, ऐसे संतान को प्लेटो कहता है कि उसे त्याग दिया जाए, त्यागने की बात करता है। और आगे कहता है, परिवार नामक साम्यवाद माने पत्नी नामक साम्यवाद को लागू करने से स्त्रियां घरेलू कार्यों से मुक्त हो जाएंगी और बौद्धिक दृष्टि से या बौद्धिक क्षमता से किसी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं होती हैं और घरेलू कार्य से छुटकारा पाने के पश्चात वह भी सैन्य कार्य में, शासकीय कार्य में भाग ले सकेंगी। आगे हम विद्वानों द्वारा प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत का मूल्यांकन व आलोचना की गई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अरस्तु ने कहा है, जो प्लेटो का प्रिय शिष्य था उसने ही प्लेटो द्वारा निर्मित या काल्पनिक साम्यवादी सिद्धांत का विरोध किया है। उसने कहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, इसके बिना उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और ना ही समाज के लिए या अपने मित्रजनों के लिए कुछ कर पाएगा। इसलिए एक व्यक्तिगत जीवन में संपत्ति की अति अनिवार्यता है। अगर व्यक्तियों को संपत्ति से मुक्त कर दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व विकास असंभव है। इस तरह की बात अरस्तु कहता है।
और आगे अरस्तु कहता है कि परमार्थ के कार्य के लिए। तो वही बात हो गई, जब तक व्यक्ति के पास आर्थिक क्षमता नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, तो परमार्थ का कार्य, लोक कल्याण का कार्य, समाज के लिए उन्नति का कार्य, समाज में जो कमजोर वर्ग है उनको कैसे उन्नति की ओर भेजना है या उनको उनके विकास में किस प्रकार का सहयोग करना है, इस कार्य हेतु व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता होती है। और राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता, विद्वानों ने कहा है। परिवार एक छोटी इकाई अवश्य है, किंतु एक व्यक्तित्व के विकास में उसकी आवश्यकता सर्वाधिक है। इसके अभाव में शैशवाकाल से ही व्यक्ति का विकास बाधित हो जाएगा। अगर व्यक्ति का विकास शैशवाकाल से ही बाधित हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बची ही रहती। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शैशवाकाल का ही विकास नहीं होगा तो व्यक्ति का संपूर्णता का विकास नहीं हो सकता। इसलिए राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता। संरक्षकों के बालकों का पालन पोषण असंभव, अपनापन के अभाव में बालकों का पालन पोषण असंभव हो जाएगा प्लेटो के उस व्यवस्था में जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। क्योंकि उस व्यवस्था में जिम्मेदारी का अंत हो जाएगा। बालकों का कौन संरक्षण करेगा, कौन देखेगा? वो तो कहता है कि बालकों के विषय में माँ बाप की जानकारी ही नहीं होगी कि उसका बालक है। जब जानकारी ही नहीं होगी तो अपनापन का अभाव सुनिश्चित है। जब अपनापन का अभाव हो जाएगा तो बालकों का विकास भी नहीं हो पाएगा वैसी व्यवस्था में। इसलिए बालक के विकास के लिए परिवार नामक संस्था की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यह भी आलोचकों ने कहा कि साम्यवाद का सिद्धांत की कल्पना करते समय प्लेटो ने यह भी निश्चय नहीं किया कि एक श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की जांच या उसकी खोज किस प्रकार के मापदंड से किया जाएगा।
इस आधार पर श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की खोज करना असंभव है। जब इस प्रकार की खोज के लिए प्लेटो ने किसी प्रकार का उपकरण या मापदंड की व्यवस्था नहीं करता है, और इसका खोजीकरण ही असंभव है। ऐसी कल्पना कभी भी साकार रूप में लागू नहीं किया जा सकता। और तो और एक जनतांत्रिक मूल्यों वाले राष्ट्र में इस प्रकार का सिद्धांत जन विरोधी है मित्रों। और यह भी आरोप लगाया गया है, प्लेटो ने शासक वर्ग व सैनिक वर्ग को परिवार से जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे मुक्त करने का कार्य किया है। जिस प्रकार की मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने की व्यवस्था परिवार है, उसको भी बाधित करने की बात करता है। एक परिवार में किस प्रकार व्यक्ति की मानसिक तनाव को दूर कर दिया जाता है जब अपने पुत्रों व स्वजनों का वह दर्शन करता है, ऐसी व्यवस्था को अंत करने से एक तनाव की निरंतर व्यवस्था प्लेटो ने करने का कार्य किया है। और साम्यवाद से उत्पादक वर्ग को दूर रखने का कार्य किया। केवल साम्यवाद को सैनिक व संरक्षक वर्ग पर लागू किया है और उत्पादक वर्ग को ऐसी व्यवस्था से अलग कर दिया है। इस व्यवस्था में उत्पादक वर्ग के पास संपत्ति तो होगी ही, अतः आलोचकों ने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था में सैनिक व शासक वर्ग की ओर से विद्रोह किया जा सकता है उत्पादक वर्ग के खिलाफ, क्योंकि संपत्ति का अभाव शासक व सैनिक वर्ग के लिए असहनीय हो सकता है, हो जाएगा। इस आधार पर विद्वानों ने ये कहा कि उत्पादक वर्ग के ऊपर प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत नहीं लागू किया। यह एक अधूरी व्यवस्था थी जो अराजकता को उत्पन्न कर सकता था।
और आगे आलोचकों का कहना है कि सामूहिक पति व पत्नी का सिद्धांत एक निंदनीय व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था को लागू करने से जिस प्रकार की कल्पना प्लेटो ने की है, तो सभ्य समाज फिर से उस स्थिति में पहुंच जाएगा उस काल में पहुंच जाएगा जिस समय मनुष्य अन्य जीवों के भांति, अन्य जंगली जीवों की भांति जंगल में भ्रमण करते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, एक सभ्य समाज के लिए प्लेटो का साम्यवाद नामक सिद्धांत है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात तो यह है, प्लेटो जिसकी कल्पना करता है, जिस साम्यवाद की कल्पना करता है, उसको लागू होने से ऐसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि शासक वर्ग को उसको शांत करना अत्यंत असंभव हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की चर्चा मित्रों यहीं तक। आगे की चर्चा हम इसी सिद्धांत के तहत जो विद्वानों ने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है कि प्लेटो का साम्यवाद और नवीन साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है, उसमें क्या संबंध है या उसमें क्या अंतर है, इस विषय में चर्चा हम आगे की मुलाकात में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।